कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि कोर्ट मेंटेनेंस कितना लगाएगी आपके केस में, 10,000, 20,000, 10 लाख या 20 लाख, या फिर मान लीजिए फाइनल एर्ली मनी लगाती है तो कितना लगाएगी, 1 करोड़, 2 करोड़। तो आप लोगों को बता दें, अभी हाल ही में 2024 में एक जजमेंट आया है, उसमें इन सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करने वाले हैं, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से एलिमनी डिसाइड होती है। वो कौन से 8 सूत्र बताए गए हैं जिनका पालन करना रहेगा एलिमनी डिसाइड करने के लिए। इस जजमेंट में बेसिकली होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ में आपस में बहुत ही ज्यादा विवाद होते रहते हैं। उन लोगों के बीच में बच्चा भी हो जाता है, और बच्चे के होने के बाद भी कोई विवाद में अंतर नहीं आता है, विवाद और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पति क्या करता है, बहुत ज्यादा हो जाता है परेशान, और हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 है उसके अंतर्गत वो डाइवोर्स की पिटीशन डालता है। तो जैसे ही हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटीशन डाली, तो वाइफ ने क्या किया कि वाइफ ने हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 है उसकी एप्लीकेशन डाल दी मेंटेनेंस लेने के लिए, और कहा कि मुझे सेक्शन 13 का केस लड़ने के लिए कुछ पैसा दिलाया जाए, जिसके अंतर्गत फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिए मेंटेनेंस दिलाने के लिए आदेश दे दिया। तो जब ये ऑर्डर आया, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस पति ने क्या किया कि सेक्शन 13 की एप्लीकेशन को वापस ले लिया। तो पति ने कहा कि जब सेक्शन 13 की याचिका ही नहीं रही, तो अब मेंटेनेंस तो बनता ही नहीं है। और रही बात, जो मेरी पत्नी ने मेरे बेटे के लिए मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाली थी, तो मेरा बेटा 18 साल पूरा कर चुका है और उसे डिग्री भी मिल गई है, तो इसलिए अब हम उसे मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि पति की एक बात तो मान ली कि अगर सेक्शन 13 की एप्लीकेशन वापस ले ली है पति ने, तो पत्नी के लिए कोई भी मेंटेनेंस नहीं बनता है। लेकिन जो दूसरी बात कही बेटे के मेंटेनेंस के लिए, तो उसे फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि बेटे को तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, जो कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से पति पत्नी दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों जब अपनी अपनी बात रखते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे मेंटेनेंस और एलिमनी को डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोनों का डाइवोर्स करते हैं। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि जो फैक्ट थे उसके अंतर्गत ये दोनों पार्टनर काफी दिनों से लड़ाई कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, और काफी दिनों से दोनों अलग भी रह रहे थे, और कोर्ट को ये लगा कि अब कोई भी चांस नहीं है इन दोनों का साथ रहने का। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अब डाइवोर्स तो ग्रांट हो गया है, लेकिन अब डाइवोर्स ग्रांट हो गया है तो पत्नी को एलिमनी भी दिलाई जाएगी। तो पत्नी को एलिमनी कैसे दिलाई जाएगी, किन ग्राउंड पर दिलाई जाएगी, क्या है वो 8 गाइडलाइंस जिनके आधार पर एलिमनी को डिसाइड किया जाएगा, अब ये हम आगे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह आपका ही चैनल है, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप ला से अपडेट बने रहे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि हमने इससे पहले रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट दिया था, दूसरा हमने जजमेंट दिया किरण ज्योतिर्मयी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल, जो कि हमने इन दोनों केसेस में बहुत सारे फार्मूले दिए हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई भी रूल नहीं बताया गया है कि कितना मेंटेनेंस पति को देना होगा अपनी पत्नी के लिए। लेकिन आज हम जिस जजमेंट की बात करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहली जो गाइडलाइंस है वो ये है कि पति और पत्नी दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये देखना होगा। दूसरी चीज, जो पत्नी है और पत्नी के साथ जो बच्चे रह रहे हैं, उनकी रीजनेबल नीड्स क्या है। तीसरी चीज जो कही वो ये कही कि पति और पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या है, वो पहले भी काम कर चुके हैं या पत्नी पहले काम कर चुकी है, अभी कर रही है, कितनी इनकम है, ये सारी चीजें देखनी होगी। चौथी चीज देखनी होगी कि उनके पास जो पार्टनर है, उनके पास कोई और भी आय है जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। पांचवी चीज जो देखी जाएगी वो स्टैंडर्ड
ऑफ लाइफ देखी जाएगी कि पत्नी जब अपने मायके से विदा होकर ससुराल आई है, उसके बाद वो कैसी लाइफ जी रही थी, उसके आधार पर एलिमनी डिसाइड की जाएगी। छठी चीज ये देखी जाएगी कि परिवार को चलाने के लिए आपने सेक्रीफाइस तो नहीं किया है, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रही थी लेकिन आपने जॉब छोड़ दी, या आप कहीं काम कर सकती थी आपने काम नहीं किया, जिससे कि परिवार में कोई दिक्कत ना आए। सातवीं चीज आपको ये देखनी होगी कि अगर पत्नी काम नहीं कर रही है तो पत्नी को केस लड़ने के लिए कितना पैसा देना होगा। आठवीं चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि आपका जो पति है वो कितना फाइनेंशियल कैपेबल है, उसकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। तो ये फैक्ट्स एलिमनी डिसाइड करने से पहले देखने होंगे, जो कि ये 8 प्रकार के हैं। और इन्हीं 8 सूत्रों के आधार पर ही मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा। तो अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो आप इन 8 सूत्रों के आधार पर एविडेंस दे सकते हैं और मेंटेनेंस उसी आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।